हैं इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं उनका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि इनके अयस्कों का विद्युत अपघटन किया जाएगा और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। ये किस प्रकार से किया जाएगा आगे वाले पेजेस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है मध्यम क्रियाशील, जो ना तो ज्यादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, उनको किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा या फिर कहें अयस्कों से निकाला जाएगा। जो भी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, या तो ऑक्साइड के अयस्क के रूप में, या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो इनको निकालने का, इनका निष्कर्षण करने का क्या तरीका है। जो सल्फाइड अयस्क है या कार्बोनेट अयस्क है, इनको सबसे पहले ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा, और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद कार्बन द्वारा इनका उपचयन किया जाता है। ठीक है, कार्बन के साथ इनकी अभिक्रिया कर दी जाती है और शुद्ध धातु हमें मिल जाता है। अब आता है कम क्रियाशील। जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा। तो जो भी कम क्रियाशील धातु हैं वो हमें स्वतंत्र रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से हमें ये शुद्ध धातु के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, चरण 2, धातुओं का निष्कर्षण में जो सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातु हैं, यानी कि कम क्रियाशील धातु हैं, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहां पर है कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं। Au, Ag, Hg और Cu, यानी कि सोना, चांदी, पारा या फिर कहें मरकरी और कॉपर। जो Au और Ag यानी कि सोना और चांदी है, ये हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, सीधा हमें ये प्रकृति से मिल जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी अयस्क के रूप में नहीं होते। अयस्क के रूप में जो है वो Hg और Cu होते हैं। ये या तो ऑक्साइड के अयस्क के रूप में होंगे या सल्फाइड के अयस्क के रूप में होंगे। तो इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा ये देखते हैं। यह बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो Hg है और Cu है, ये या तो सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में मिलेंगे। तो अगर सल्फाइड के अयस्क के रूप में है तो सबसे पहले इन्हें ऑक्साइड में बदली किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में, और उसके बाद ऑक्साइड को बहुत कम ताप पर ही गर्म करने पर ये ऑक्सीजन को त्याग देते हैं और जो हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। Hg का निष्कर्षण सिनाबार से। Hg पारा जो है इसका अयस्क होता है सिनाबार का जो फॉर्मूला है वो है HgS, यानी कि पारा सल्फाइड या फिर कहें मरकरी सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड को कहा जाता है सिनाबार। ठीक है, तो Hg का निष्कर्षण HgS से किस प्रकार से किया जाता है ये अभिक्रिया के से देखते हैं। यहां पर दिया गया है HgS, इसे वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, इसे गर्म किया जाएगा तो ये HgO जो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, अब जो ये HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड है यहां पर आ गया, इसे फिर से गर्म किया जाएगा। ठीक है, इसे फिर से गर्म किया जाएगा तो इसमें से ऑक्सीजन जो है ये अलग निकल जाएगी और हमें मिल जाएगा धातु। ठीक है, कम क्रियाशील धातुओं का किस प्रकार से किया जाएगा। अगर सल्फाइड के रूप में है या ऑक्साइड के रूप में तो इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही ये हमें शुद्ध धातु मिल जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरह CuS से Cu का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। ये है कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर ये परिवर्तित हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी गैस। ठीक है, अब जो कॉपर ऑक्साइड है ये आ गया कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ये जो कॉपर सल्फाइड है और कॉपर ऑक्साइड, अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए, इन दोनों को इकट्ठा रख के गर्म किया जाए तो जो है हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें कॉपर। ठीक है, कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद अब देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। मध्यम क्रियाशील धातु कौन से होते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में बीच में होते हैं। ठीक है, इन्हें विस्तार से देखते हैं, इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां पर दिया गया है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातु होते कौन कौन से हैं, तो इसमें होता है Zn हो गया, Fe हो गया, इसी प्रकार से और भी धातु। ठीक है, तो जो भी ये धातु होते हैं इनके बारे में 2 बिंदु दिए गए हैं हमें। यह धातु या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी ये धातु हैं इनके अयस्क कौन से होते हैं, या तो सल्फाइड होगा या कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमें मिलेंगे।
इन धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो भी ये धातु हैं, मध्यम क्रियाशील धातु हैं, इनके ऑक्साइड से इन धातुओं को प्राप्त करना आसान होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, जो सल्फाइड अयस्क होगा या कार्बोनेट अयस्क होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन सल्फाइड अयस्क को या कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद धातु ऑक्साइड को से हम धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, सबसे पहले देखते हैं जो सल्फाइड अयस्क होता है उससे धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। अगले पेज पर देखेंगे कार्बोनेट अयस्क से धातु किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर है सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सल्फाइड अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन प्रक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। जो भी सल्फाइड, किसी भी धातु का सल्फाइड अयस्क है, उसको अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है यहां पर ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, जो कि एक मध्यम क्रियाशील धातु है, ठीक है। जिंक सल्फाइड का जो अयस्क है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक तापमान इसे दिया जाएगा, अधिक ताप पर इसे गर्म किया जाएगा वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बदल के हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल जाएगी। हमें यहां पर क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। आगे वाले पेजेस पर हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड से धातु किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं के, उनसे धातु ऑक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे दोनों का, सल्फाइड का भी और कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट के अयस्क से धातु ऑक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है, यही देखते हैं। कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जो कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है निस्तापन, ठीक है। यानी कि कार्बोनेट अयस्क, धातु कार्बोनेट का जो अयस्क है उसको धातु ऑक्साइड में बदली करना, उसको कहा जाएगा निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या फिर कहें अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भी कार्बोनेट का अयस्क होता है, धातु कार्बोनेट का जो भी अयस्क है, अगर उसको या तो वायु हो ही ना या फिर सीमित मात्रा में वायु हो, इसमें गर्म किया जाएगा तो वो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। ये जो अयस्क है इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है। इसमें यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पहले से ही है, O3 है, तो इसको वायु की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर इसे गर्म किया जाएगा, तो ये बदली हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। जो भी प्रोसेस था पीछे वाला, जो भर्जन था, सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में हमने ZnO में बदला था, और निस्तापन विधि द्वारा यानी कि कार्बोनेट अयस्क को भी हमने किस में बदल लिया, ZnO यानी कि ऑक्साइड में। तो भर्जन और निस्तापन विधियों से हमने धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जो भी अब धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से धातु किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा ये देखते हैं अगले पेज पर। मध्यम क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हमने भर्जन और निस्तापन विधि से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया। अब जो भी हमें धातु ऑक्साइड मिला था उदाहरण में, भर्जन से भी हमें क्या मिला था, ZnO, और निस्तापन से भी हमें ZnO ही मिला था, ठीक है, उदाहरण जो हमने लिया था। तो अब ये जो ZnO है, इसमें से ऑक्सीजन को हटा के किस प्रकार से धातु प्राप्त किया जाएगा ये देखते हैं। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन, जो भी ये धातु ऑक्साइड है इसका किया जाएगा अपचयन। अपचयन के बारे में आप पाठ 1 में पढ़ चुके होंगे। अपचयन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना, ठीक है। अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना, किसी भी चीज से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। और ये किस प्रकार से किया जाता है, अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है। अपचायक क्या होते हैं, ठीक है, जो भी अपचयन है उसके लिए कुछ अपचायकों का प्रयोग किया जाता है। अपचायक वो होते हैं जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और अपचायक के अगर कुछ उदाहरण की बात करें, कुछ अपचायक के उदाहरण जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन को खींच लेता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो H2 है, हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच लेता है ऑक्सीजन को और बनाता है
H2O यानी कि जल। एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा ZNO। अगर ZNO की C के साथ यानी कि कार्बन के साथ, कार्बन को जो है कोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया अगर कार्बन के साथ कराई जाए तो कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और हमें मिलेगा शुद्ध यानी कि हमें मिलेगा धातु और मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होती है, ये गैस निकल जाएगी और हमें धातु मिल जाएगा। कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद अब देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा। अधिक क्रियाशील यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर दिए गए हैं, ठीक है। और इनके कुछ उदाहरण हो जाएंगे अधिक क्रियाशील धातुओं के, जैसे कि K यानी कि पोटेशियम, Na यानी कि सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी आता है इसमें, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण यानी कि इन धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा इनके अयस्कों से। इसमें पहला बिंदु दिया गया है, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। जो भी ये धातु हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए जो भी इनके ऑक्साइड होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उस ऑक्सीजन को नहीं हटाया जा सकता है। जो भी हमारे उपचायक होते हैं, उपचायक कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन, इनके द्वारा ऑक्सीजन को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी ये विधि है, ऑक्सीजन अपचयन विधि, इस पर लागू नहीं होगी। तो इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विधि है ये, विद्युत अपघटन विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी ये धातु हैं इनके अयस्क या तो हमें जो है वो धातु लवण के रूप में ही मिलते हैं, या फिर और किसी भी अलग रूप में भी हैं, तो उन्हें सबसे पहले धातु लवण में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमें धातु लवण मिला, धातु लवण का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम से बनने वाला लवण है ये, ठीक है। तो NaCl से Na यानी कि सोडियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा, NaCl से सोडियम किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको द्रव अवस्था यानी कि गलित अवस्था, इसे अधिक ताप पर गलित अवस्था में लाया जाएगा, तरल, ठीक है। इसे पिघलाया जाएगा और पिघला के इस बड़े से टब जो दिख रहा है आपको, इसमें डाला जाएगा। इसमें जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें दो रोड लगाई जाएंगी, एक तो होगी कैथोड और एक एनोड। कैथोड यानी कि ऋणी जिस पे चार्ज होता है, और एनोड यानी कि जिस पे धनात्मक चार्ज होता है, ठीक। अब जैसे ही इसमें से इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जैसे ही विद्युत इसमें से प्रवाहित होगी, ठीक है, तो जो सोडियम और क्लोरीन है इनके बीच का जो आबंध है वो टूट जाएगा और सोडियम बनेगा Na पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि सोडियम धनात्मक चार्ज क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और क्लोरीन जो होगा वो ऋणी चार्ज होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो सोडियम हमेशा जमा वाला चार्ज जो है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, घटा की तरफ। तो जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होगा और जो क्लोरीन है वो एनोड यानी कि जमा की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। और क्लोरीन एनोड पर आकर गैस के रूप में यहां से निकल जाएगा एनोड से, और जो भी हमारा सोडियम धातु है वो कैथोड पर आकर निक्षेपित हो जाएगा। निक्षेपित यानी कि यहां पर आकर इस पे चिपक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम धातु हम कहां से प्राप्त करेंगे, कैथोड से, यानी कि जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं वो हमें कहां पर मिलेंगी, कैथोड पे। हमेशा धातु जो है वो हमें कैथोड से ही मिलेगा, और जो भी अधातु होगा लवण में, धातु लवण में जो भी अधातु होगा वो एनोड पर इकट्ठा होगा, ठीक है। धातु हमें मिल जाएगा कैथोड से। तो इसमें भी यही दिया गया है, धातु कैथोड पर मिलेगा हमें और क्लोरीन एनोड पर, ठीक है। क्लोरीन एनोड पर आएगी लेकिन गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण से जो हमें धातु प्राप्त हुआ है उसमें भी कुछ अशुद्धियां होती हैं जिन्हें अपद्रव्य कहा जाता है, ठीक है। उनको हटाना जरूरी होता है, नहीं तो वो धातु को कमजोर बनाती हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए हम करते हैं चरण 3 जो है धातुओं का परिष्करण, ठीक है। जो भी अपद्रव्य होते हैं उनको हटाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं धातुओं का परिष्करण। ये किस प्रकार से किया जाता है, इसमें बिंदु दिया गया है, हमें इसे पढ़ते हैं। धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य को इंग्लिश में स्लैग्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी अपद्रव्य है उसको हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी
परिष्करण, ठीक है, इस विधि का उपयोग ज्यादातर लाया जाता है। ये बहुत आसान विधि है, सस्ती भी पड़ती है, इसलिए विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है जो भी हमें धातु प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमें कॉपर, ठीक है, कॉपर का परिष्करण करना है, कॉपर जो है उसको शुद्ध बनाना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? कॉपर को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले अगर कॉपर को बनाना है तो हम एक सल्फेट का विलयन लेंगे, कॉपर का ही, CuSO4। ये विलयन हम एक टम्बलर में डालेंगे। ठीक है, ये बाल्टी सी जो दिख रही है इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें 2 रोड लगाई जाएंगी कॉपर की ही, एक तो बिल्कुल शुद्ध कॉपर की कॉपर धातु की, ठीक है, कैथोड पर लगाई जाएगी कॉपर की, और एक वो लगाई जाएगी जिसमें से हमें ऐसा कॉपर जिसमें से हमें अपद्रव्य को निकालना है, यानी कि अशुद्ध जो कॉपर की रोड है वो लगाई जाएगी एनोड पर। ठीक है, कैथोड जो है वो माइनस यानी कि ऋणी चार्ज होता है और एनोड जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। तो कॉपर की शुद्ध धातु की जो रोड है वो लगाई जाएगी पतली, ठीक है, पतली लगाई जाएगी कैथोड पर, और एनोड पर अशुद्ध कॉपर की मोटी रोड लगाई जाएगी। इसे एक सर्किट से जोड़ दिया जाएगा, विद्युत सर्किट से। ठीक है, एक बैटरी और इसमें कुंजी लगी होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहला पॉइंट पर। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अशुद्ध धातु अपघटय में घुलने लगेगा। अपघटय यानी कि जो भी ये विलयन है, ठीक है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करेंगे यानी कि स्विच को ऑन करेंगे, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो भी एनोड पर अशुद्ध कॉपर है वो इस विलयन घुलने लगेगा। ठीक है, इस विलयन में घुलने लगेगा। कॉपर जो इस विलयन में आने पर क्या होगा? 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Cu2+ चार्ज हो जाएगा। और एनोड जो है यहां पर एनोड पर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इस तरह से टूट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएगा। ठीक है, जो कॉपर ये वाला पार्ट है ये विलयन में घुल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन है सर्किट से होते हुए कैथोड पर आ जाएंगे। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया है, उसी समय अपघटय से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अपघटय यानी कि CuSO4। जो एनोड से विलयन में जितना कॉपर घुला है उतना ही कॉपर जो है विलयन से कैथोड पर आके निक्षेपित यानी कि जम जाता है। ठीक है, इस रोड पर जम जाएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें से धातु जो है, मतलब जो भी धातु है इसमें से पिघल के विलयन में घुलेगा और विलयन में जो कॉपर है धातु वो कैथोड पर आके जम जाएगा। कुछ देर इस स्विच को ऑन रहने से क्या होगा? जो ये मोटी रोड थी हमने जो एनोड पर लगाई थी ये धीरे धीरे पतली हो जाएगी और कैथोड पर जो पतली रोड लगाई थी ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो कॉपर था अशुद्ध कॉपर वो शुद्ध पहले विलयन में घुला और उसके बाद विलयन से कैथोड पर शुद्ध धातु यहां पर इस पे आके चिपक जाएगा। और जो भी इसमें अशुद्धि यानी कि अपद्रव्य होंगे उनका क्या होगा? अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। जो भी अशुद्धियां थी अपद्रव्य यानी कि स्लैग्स थे वो क्या हो गए? एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये लाल लाल सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? अपद्रव्य, अशुद्धियां। ठीक है, स्लैग्स जिसे कहेंगे हम, यहां पर ये इकट्ठी हो जाएगी। और जो भी ये अशुद्धि यहां पर इकट्ठी हुई हैं इन्हें एनोड पंख भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो भी ये प्रक्रिया हुई है इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसे आगे वाले पेज पर समझते हैं। विद्युत अपघटनी को इस डायग्राम की सहायता से पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया था। अब देख लेते हैं एनोड पर और कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई वो किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो एनोड ये इंग्लिश में लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे लिख देते हैं एनोड। ठीक है, और ये कैथोड। तो एनोड पर क्या हुआ? जो भी अशुद्ध कॉपर था, ठीक है, जो भी अशुद्ध कॉपर था उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे ही स्विच कुंजी को ऑन किया गया इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। ठीक है, ये है कॉपर। जैसे ही विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित की गई तो कॉपर जो है वो 2 धन आयन बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। और ये जो कॉपर है 2 पॉजिटिव यानी कि 2 धन आयन, ये जो है इस विलयन में घुल जाता है और जो इस विलयन में कॉपर होता है वो कैथोड पर आ जाता है। ठीक है, एनोड की अभिक्रिया ये हुई। कैथोड पर क्या हुआ? जो विलयन में कॉपर था, ठीक है, ये विलयन वाला कॉपर, इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन धनायन है। और जो एनोड पर इसने त्याग किए थे 2 इलेक्ट्रॉन वो घूमकर इस सर्किट से किस पर आ जाते हैं? कैथोड पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए कैथोड पर
और ये कॉपर के साथ इकट्ठा करके क्या बनाएंगे, शुद्ध कॉपर बना लेते हैं। ठीक है, शुद्ध कॉपर हमें मिल जाएगा कैथोड वाली रोड पर। ठीक है, पाठ में अगला विषय आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण के बारे में आप पाठ 1 में भी पढ़ चुके होंगे, फिर से देखते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं, इसी को कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण जो है वो धातुओं को कमजोर बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, यानी कि सिल्वर जब वायु के संपर्क में आता है तो इस पे जो संक्षारण होता है वो काले रंग की इस पे परत चढ़ जाती है, जिससे सिल्वर कमजोर हो जाता है। सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर आर्द्र CO2 आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, हरे रंग का बन जाता है। जो भी कॉपर होता है वो आर्द्र यानी कि नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और जो भी कॉपर है उसके ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है। वो क्या होती है, वो होती है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसी प्रकार से लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। जो भी लोहा होता है वो वायु, नमी वाली वायु के संपर्क में आने पर उस पे भूरे रंग की एक परत बन जाती है जो लोहे को कमजोर बनाती है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देती है। यानी कि संक्षारण जो है वो धातुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, और संक्षारण जो है जल और वायु, जहां पर जल और वायु दोनों चीजें हैं तभी संक्षारण पॉसिबल है, तभी संक्षारण हो सकता है। ठीक है, अगर अकेला जल है तो संक्षारण नहीं होगा, या फिर अकेली वायु है तो भी संक्षारण नहीं होगा। तो जो लोहा है वो वायु के संपर्क में आने से किस प्रकार से उसमें संक्षारण यानी कि जंग लगता है, क्योंकि वायु में भी जो है वो जल वाष्प होता है। ठीक है, जल जो है वाष्प के रूप में होता है वायु में, इसीलिए जो भी धातुएं हैं वो वायु, आर्द्र वायु यानी कि ऐसी वायु जिसमें पानी की मात्रा है वाष्प के रूप में, उसके संपर्क में आने पर धातुओं का संक्षारण होता है। तो धातुओं को संक्षारण यानी कि गलने से, नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, ये देखते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं संक्षारण से धातुओं को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से सुरक्षा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। कई सारी विधियां हैं जिससे संक्षारण, धातुओं को संक्षारण होने से बचाया जा सकता है, जैसे पेंट कर देना, तेल लगा देना या फिर ग्रीस लगा देना। ठीक है, पेंट करने से क्या होता है, वायु का संपर्क जो है धातु से हट जाता है। ठीक है, तेल लगाने से भी वायु का संपर्क, या फिर ग्रीस लगा देते हैं उससे भी। यशद लेपन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। क्रोमियम लेपन क्या होता है, जो क्रोमियम धातु है उसकी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसी एक धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे आपने साइकिल वगैरह जो होती हैं, चमकीली चीजें जो होती हैं, जैसे साइकिल का हैंडल होता है वो चमकीला क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्रोमियम का लेपन किया गया है, क्रोमियम की एक परत चढ़ाई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से मिलता जुलता ही है एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाया जा सकता है। ठीक है, इन सभी विधियों से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो यशद लेपन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। लोहे व इस्पात, लोहा और इस्पात क्या होता है, स्टील। ठीक है, लोहा व स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक यानी कि जस्ता, जिसका सिंबल होता है Zn। जो लोहा और स्टील है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जो ये जिंक की परत है ये थोड़ी थोड़ी सी भूरे ब्राउन रंग की होती है। ठीक है, इस प्रक्रम को ही यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लोहे और इस्पात यानी कि स्टील, लोहे और स्टील पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाए तो उसे कहा जाएगा यशद लेपन। और मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है, यहां पर एक शब्द और आया है मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु किस प्रकार से बनाए जाते हैं और होते क्या हैं। मिश्र धातु यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और धातु या अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जो है इसके बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो या इसमें क्या होता है, दो धातु या दो से अधिक धातु या फिर धातु के साथ अधातु का समांगी मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे जो लोहा होता है, अगर लोहे में कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो लोहा जो है कठोर हो जाता है और इसमें जो संक्षारण यानी कि जंग लगने का प्रक्रम होता है वो भी बहुत धीमा हो जाता है, लंबे समय तक चलता है ऐसा लोहा जिसमें कार्बन मिला दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, लोहा यानी कि धातु में अधातु को मिलाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इस्पात यानी कि स्टील, जो स्टील के बर्तन होते हैं हमारे रसोई घर में
वो वाला इस्पात, ठीक है। स्टील किस प्रकार से बनाया जाता है? लोहे में निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ये है क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिला करके इस की स्टील का निर्माण किया जाता है। ये भी क्या है? स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। इसी प्रकार से पीतल जो है वो कॉपर और जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है, जिंक जिसका सिंबल होता है Zn। तो पीतल जो है उसमें क्या किया जाता है? कॉपर और जिंक का वो सामांगी मिश्रण होता है। इसी प्रकार से कांसा क्या होता है? कॉपर और टीन का सामांगी मिश्रण। ये सभी क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु जो बनाए जाते हैं उनका कारण क्या होता है? क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, इनमें जंग जो भी है या संक्षारण कहें वो नहीं होता है। इन पे हमें किसी भी तरह का पेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ पाठ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी पाठ के विषय समझ आए होंगे। अगर आपको सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी ऐसा विषय रह गया है जो समझ नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी के नोट्स, ठीक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके नोट्स हैं उन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, ठीक है।